के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी कृष्ण कुमार कारवा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर कारवा, शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार में इन स्तरों पर, इन सेंटिमेंट्स के साथ साथ अब किस तरह से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बनानी है, ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी पेशेंट रहना होगा। पिछले कुछ क्वार्टर्स जिस तरह से हमने देखे हैं, पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में, चाहे फिर वो ग्लोबल मार्केट्स हो या डोमेस्टिक मार्केट्स हो, जो न्यूज़ फ्लोज के चलते काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स वॉलेटाइल हुए हैं, उन्होंने बाजार को काफ़ी हद तक कॉन्शियस कर दिया है। मार्केट्स के आउटलुक को आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं? किन तरह के स्पेसेस हैं? क्या केपेक्स ओरिएंटेड प्लेज हैं जिस पर आपका भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है? डोमेस्टिक मार्केट की स्थिति पर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपने कहा कि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है सिस्टम में एंड ग्लोबल फ्लोज वगैरह बहुत ही नेगेटिव है, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट ग्लोबल बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट है। और बीच में जो बैंक वगैरह कोलैप्स हो गए यूएस में, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने दो चीज देखना रहता है कि कब ग्लोबल मैक्रोज या ग्लोबल फ्लोज पे ध्यान दो और कब है डोमेस्टिक फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। तो कल लास्ट 6 ग्लोबल फ्लोज और ग्लोबल मैक्रोज का पलड़ा भारी है एंड इस समय मुझे लगता है कि वहां पे उस तरफ से ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और अपने देख भी रहे हैं कि इतनी इंडेक्स में, निफ्टी में साल भर में कुछ खास हुआ नहीं है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपने रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में फ्लोज है, बट उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइसेस में नहीं है। तो मेरे ख्याल से आने वाले 12-18 महीने में भी अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स को बहुत ही पेशेंस रखना रहेगा। डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ठीक है, बट वैल्यूएशंस काफी स्टॉक्स के अभी इतने अट्रैक्टिव नहीं बने हैं। तो कुछ भी खरीदो तो यू हैव टू बी पेशेंट एंड लोकल फंडामेंटल्स को देखते हुए खरीदो। तो एवरेज करने की जगह रखनी चाहिए और लेने के बाद मार्क टू मार्केट नोशनल लॉस वगैरह भी झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। और रिटर्न बहुत जल्दी नहीं आएंगे। आज आप डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 8-9% रिटर्न मिल रहा है। तो इस समय लोगों के मन में ये भी एक संभावना है कि क्या पता थोड़ा डेट में ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो माहौल बहुत ही इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है। बट उसके बाद ये भी मैं बोलूंगा कि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइसेस काफी सेक्टर्स में करेक्ट हुए हैं, तो अट्रैक्टिव भी बनते जा रहा है वैल्यूएशन। बट रिटर्न्स कब आएंगे, थोड़ा उस पर पेशेंस रखेंगे तो अपॉर्चुनिटी है। तो माहौल बहुत ही टफ है, ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत ही नेगेटिव और अदर फ्लोज वगैरह बहुत ही नेगेटिव है। और लोकल में भी आई थिंक ग्राउंड लेवल रियलिटीज विचित्र है। मतलब इन द सेंस दैट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और जो कमेंट्री आएगी कंपनीज की, जितना हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर कंपनी और हर सेक्टर में अलग अलग नैरेटिव मिल रहा है। तो पता नहीं जब अप्रैल में रिजल्ट्स आएंगे तब मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो नेट नेट आई थिंक बहुत ही कंफ्यूज्ड काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मार्केट है। दिख भी रहा है, आप देखेंगे तो निफ्टी भी ज्यादा कोई मूव कर नहीं पा रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो रहे हैं। करवा साहब, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर हम सोचते थे टेक्निकल्स वालों को भी थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा कि बाजार किस तरफ और कैसे जा रहा है, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि हाँ, अगला 1-1.5 साल उतना आसान नहीं है मार्केट से पैसा निकालना। जो लोगों को आदत पड़ी है 2020 के बाद की बाजार देखने की, अब थोड़ी दूसरे तरह की आदत भी डालनी होगी। करवा साहब, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अप्रैल में जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे थोड़ा आइडिया लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा प्रीमेच्योर होकर ये पता करना चाहता हूँ, आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी दुरुस्त होके आएंगी? सेल्स के नंबर में आएंगी या फिर क्वार्टरली नंबर्स में आएंगी या फिर गाइडेंस के तौर पर आ जाएंगी? थोड़ा चीज़ें ज़्यादा खराब नहीं होंगी? तो देखिए, जैसे सीमेंट सेक्टर है जहां पे लग रहा है कि ये क्वार्टरली नंबर्स काफी रोबस्ट रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। दैट इज वन सेगमेंट वेयर सुनने में आ रहा है कि ग्राउंड लेवल बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। इवन पेंट इंडस्ट्री में जो कमेंट्री आ रही है उसके हिसाब से लग रहा है कि उनके भी सेल्स काफी रोबस्ट है। तो ये दो सेगमेंट जरूर लग रहे हैं कि जहाँ पे रोबस्टनेस है। बैंकिंग कहीं पे भी कोई नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल बैंकिंग के रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, सेकेंड क्वार्टर भी बहुत बढ़िया था, थर्ड क्वार्टर भी, और जितने भी डिस्कशन हो रहे हैं या जो भी समझ में आ रहा है, क्रेडिट ग्रोथ वगैरह और क्रेडिट कॉस्ट दोनों पे भी कहीं पे भी कोई रिस्क नहीं है। तो नंबर्स तो वहां पे भी बढ़िया आएंगे। तो ये तीनों सेक्टर्स में कहीं कोई रिस्क नहीं है। इवन आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स में कहीं कोई डाउट नहीं है।
प्रॉब्लम है अबाउट ग्रोथ आउटलुक। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स वेयर आपको दिखेगा कि नंबर वगैरह तो सब सही है, अब इज इट प्राइस्ड इन और नॉट वो समय बताएगा। बिल्कुल। कृष्ण जी, मिड कैप स्टॉक्स को लेकर राय लेना चाहेंगे। इस पूरे स्पेस में, पूरे सेगमेंट में कौन कौन से सेक्टर है जो आपको अच्छे लग रहे हैं? जी, मिड कैप सेगमेंट में आई थिंक मोर देन द सेक्टर बॉटम्स अप बेसिस पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में जो भी माइक्रो सेगमेंट या सब सेगमेंट के जो लीडर्स हैं और जिनकी बैलेंस शीट रोबस्ट है, उन्हीं में अपने इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। बिकॉज अगर नेक्स्ट 12 महीना 18 महीना प्रॉब्लम रहा इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में या लोकल थोड़ा स्लो डाउन रहा, तो द एबिलिटी ऑफ द लीडर्स टू सर्वाइव और टू ग्रो विल बी मच बेटर। सो उनका ग्रो करने की कैपेबिलिटीज और हेडविंड्स को फेस करने की कैपेबिलिटीज बेटर रहेगी। उसके बाद मैं कहूंगा कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर स्टॉक्स प्राइस करेक्शंस काफी जबरदस्त हुए हैं। जैसे आपके देखिए एग्रोकेमिकल सेक्टर, नो डाउट उनके डिमांड के चैलेंजेस थे, उनके सप्लाई इश्यूज के चैलेंजेस थे, तो उनके स्टॉक्स के प्राइसेस भी 2 ईयर लो 3 ईयर लो पे आ चुके हैं। वो एक सेगमेंट है जो लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टर देखे तो वहां पर आपकी एंट्री लेवल बहुत ही अट्रैक्टिव है, कंपनियां बहुत ही सॉलिड है सेगमेंट में, अच्छी कंपनियों को आप देखो तो वो एक सेगमेंट इन्वेस्ट करने लायक है। सेकंड आप देखेंगे तो 2-3 साल से आप पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में काफी हेडविंड्स है और मोस्ट ऑफ द काफी स्टॉक प्राइसेस घट चुके हैं, और अभी भी फिलहाल मुझे लगता है कि शायद अगला 6-8 महीना टफ रहेगा, बट वैल्यूएशन दैट सेगमेंट आल्सो लुक्स वेरी रोबस्ट। तुम पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि एंट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में रहे, और अगर टॉप मैनेजमेंट की कंपनी है तो अगर हेडविंड्स में आप समय कंपनी खरीदो तो वैल्यूएशन आपको अट्रैक्टिव मिलेंगे। स्पेशलिटी केमिकल्स वगैरह में मुझे लगता है ऊपर से काफी दाम घट चुके हैं, बट अभी भी फिलहाल स्कोप है थोड़ा और भी कंसोलिडेट होने के लिए, बिफोर भी उसके उसके बाद आप उसको देख सकते हैं। तो ईपीसी कंपनीज है, वहां पर रोबस्ट ऑर्डर बुक पोजीशंस बन रही है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो वो एक सेगमेंट है जहां पे आप कंपनीज देख सकते हैं। तो बॉटम्स ऑफ बेसिस पे देखें तो आपको कंपनियां मिलेगी। ओनली क्वेश्चन इज दैट, जैसे कि आपने कहा कि इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखनी चाहिए, पेशेंस रखेंगे तो जरूर उनको रिटर्न भी बनेगा। विल फार्मा रिविजिट द कोविड बूम? क्योंकि इन दिनों जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना को लेकर वापस से खबरें ताज़ा होना शुरू हुई, उसके बाद फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक एज डिफेंसिव्स काफ़ी हद तक रिएक्ट कर रहे हैं। रॉ मटेरियल और शिपिंग कॉस्ट जो है वो बेटर होती हुई नजर आई है। हालांकि ये भी है कि कंसर्न्स अब भी फार्मा सेक्टर को लेकर हैं। क्या लगता है, इस स्पेस को वॉच आउट करना चाहिए? देखिए, इवेंट बेस्ड इन्वेस्टिंग सस्टेनेबल नहीं होता है। तो अगर कोविड की वजह से आपने देखा कि पिछली बार भी जब कोविड था तब काफी फार्मा कंपनी, डायग्नोस्टिक कंपनीज के शेयर्स के दाम आसमान छू रहे थे, एंड उसके बाद आपने देखा कि जैसे जैसे थिंग्स नॉर्मलाइज हुई तो उनके स्टॉक प्राइसेस भी बहुत जोर से घट गए। आई थिंक इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल, कि अगले 5-10 साल के हिसाब से अगर आप कोई चीज में इन्वेस्ट करो तो बिजनेस कैसा रहता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है फार्मा कंपनीज के अंदर जो मीट टू काइंड ऑफ कंपनीज है जो यूएस के जेनरिक मार्केट को एड्रेस करती है, वो कंपनियों में मुझे लगता है वैल्यूएशन ऑलरेडी करेक्ट हो गए हैं और वहां पे कोई लंबा चौड़ा कोई इंप्रूवमेंट आएगा नहीं। कंपनीज, एक तो डोमेस्टिक फोकस जो कंपनीज है वहां पर ग्रोथ ठीक ठाक है, तो वहां पर मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा जो यूएस स्पेशलिटी फार्मा से जो कनेक्टेड कंपनीज है वहां पे ग्रोथ ठीक बढ़िया रहेगा और उनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, बट उनके और भी दाम बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज है। कुछ सीडीएमओ कंपनीज है जिनके लास्ट 6 महीने से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, बट उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही उम्दा है, तो उस तरीके की कंपनीज में अभी इन्वेस्ट करें। उन्होंने बहुत केपेक्स काफी किया है, तो अगले 2 साल में उसका रिटर्न बनेगा। तो 2-3 लीडर्स हैं उसमें, उनके दाम घटे हुए हैं स्टॉक्स के, तो वो आप इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर आपको लाभ होगा। मिस्टर कड़वा, एक आम सी थीम है मार्केट के अंदर जब होता है ना कि चुनाव आने वाले हैं, तो ठीक उससे पहले थोड़ा कंजम्पशन प्ले, ये सब चीज़ें चलती हैं। हम हिस्टोरिकली देखते आए हैं, बात करते आए हैं, लेकिन इस समय मार्केट के अंदर ऐसा दिख नहीं रहा कि कोई भी ऐसा सेक्टर है जो लीडर बन के सामने निकल के आएगा, ना केवल मार्केट को ठीक करेगा बल्कि अपनी वैल्यूशंस को भी बहुत अच्छे से लेके आएगा। कोई है आपकी नज़र में कोई ऐसा सेक्टर जहाँ पे
सेफ्टी और ग्रोथ दोनों का कॉम्बो मिल जाए हमको, भले थोड़ा ही पैसा लगे, कम ही पैसा लगाएंगे हम, बट थोड़ा लगा सकते हैं। देखिए ऐसा सेक्टर तो बोलना मुश्किल है कि स्टॉक स्पेसिफिक क्या आप देखें तो देर आर निफ्टी में एक दो स्टॉक्स ऐसे जरूर हैं जो लास्ट 2 साल से उन्होंने कुछ स्टॉक प्राइस के हिसाब से कुछ नहीं किया है और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। अपने जो टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल मेजर जो है, तो वैसे आप देखेंगे तो कोई स्टॉक्स आपको दिख सकते हैं कि जहां पे लास्ट 2-2.5 साल से कुछ लंबा चौड़ा स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन नहीं हुआ है एंड आगे आने वाले समय में ग्रोथ भी ठीक ठाक है और वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और साइज के हिसाब से आपको सेफ्टी भी मिलती है, तो उस तरीके के सेक्टर लीडरशिप शायद आपको मिल सकती है। दूसरा मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज में नो डाउट हेडविंड्स वगैरह एक्सपेक्टेड है बट काफी वैल्यूएशन रीजनेबल होते जा रहे हैं और थोड़ा सा अगर ग्लोबल माहौल ठीक हो तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बैंकिंग वैल्यूएशंस आर बहुत रीजनेबल है, ग्रोथ है, लेकिन ओवर ओन सेक्टर है, तो शायद वहां से आपको लीडरशिप अगले राउंड ऑफ रैली के लिए नहीं दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगले मान लीजिए 3-4 महीने के लिए अगर आपका आउटलुक जानना हो तो ऐसे कौन से थीम है जिसको कि आप वॉच करेंगे? क्योंकि अब देखिए समर सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है, इसमें भी काफ़ी सारे सेक्टर्स फोकस में रहते हैं। अर्निंग भी आना शुरू हो जाएंगे, चौथी तिमाही के फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो ऐसे में कौन कौन सी थीम्स हैं जिसे कि आप वॉच करेंगे? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग 3-4 महीने के लिए तो इन्वेस्टिंग हो नहीं सकता है, वो तो फिर ट्रेडिंग हो गया जहां पे काफी रोबस्ट है ग्रोथ आउटलुक एंड इज द होल होटल सेक्टर। वहां पर आप देख रहे हैं कि रूम रेट्स वगैरह, ऑक्यूपेंसी सब कुछ बहुत ही बढ़िया है एंड कैपेसिटीज जिस हिसाब से डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है, ओवरनाइट कैपेसिटीज क्रिएट नहीं हो सकती है। तो वो एक सेगमेंट मुझे लग रहा है कि वहां पर आपको रिजल्ट्स में भी काफी रोबस्टनेस दिखेगा, आउटलुक भी काफी रोबस्ट रहेगा। तो फ्रॉम अ डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव नेक्स्ट 2-3 साल के लिए वो एक सेक्टर है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इसके अच्छे ही आएंगे बट ऊपर से स्टॉक प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, सो दैट इज वन सेगमेंट विच लुक्स अट्रैक्टिव फ्रॉम माय। एंड अगला मैंने वैसे भी कहा कि जैसे सीमेंट में मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग वगैरह भी काफी है और नंबर्स भी अच्छे आएंगे, ग्रोथ आउटलुक भी बेटर रहेगा, तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। तीसरा मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी, वहां पर आपको स्कोप काफी दिखेगा बिकॉज कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जो मैक्रो भले कितने भी नेगेटिव रहे लेकिन अगर स्पेशलाइज अपना काम कर रही है तो दे कैन डिलीवर वेरी गुड रिटर्न्स। बट हैविंग सेड दैट मैं नहीं कहूंगा कि अगेन आई रिपीट दैट 3 महीना 6 महीना मत देखिए, थोड़ा लंबा देखिए। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए नहीं हो सकता, थोड़ा बड़ा देखना होगा, लेकिन इस बात के लिए भी अपना ध्यान रखिएगा कि आप बड़ा देख तो रहे हैं, क्या बाजार आपको बड़े रिटर्न देगा, उसको लेकर अभी थोड़े से डाउट हैं। चीज़ें जैसे जैसे क्लियर होंगी वो और भी पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। काफ़ी शांत तरीके से आप अच्छे से बताते हैं सर, आप हमसे बता रहे हैं, ऑफिस में भी आप ऐसे शांति से बताते हैं सबसे। नहीं, जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसे ऑफिस में भी वैसे ही अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छा। आपके एम्प्लॉयज बहुत खुश रहते होंगे, कैसे हमारे बढ़िया बॉस हमको मिले हैं, शांति से हर चीज समझा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके जी।